नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे कहानी मोरे रंग दे चुनरिया के आगे का भाग। रंग दे चुनरिया मालती जोशी जी की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिसेप्शन का मेन्यू बनाते हुए उसकी इतनी याद आई। सुनार दुकान पर अकेले पाँव देने का मन नहीं हो रहा था। ढेर सारी साड़ियाँ खरीदनी पड़ी, पर शॉपिंग का कोई मज़ा नहीं आया। दुकानदार भी अक्सर पूछ ही लेते थे, मैडम आज आपकी सहेली साथ नहीं आई? मैं तो कभी सोचा भी न था कि वह मेरी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बन गई है। कार्ड देने तो उसके यहाँ जाना ही था। हम लोग ने पूरे परिवार को सादर आमंत्रित किया। फिर मैंने जया से कहा, तुम्हें तो पूरे 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मृणाल को विदा करके ही तुम घर लौटोगी। उसने फीकी हंसी हंसकर कहा, अम्मा से पूछ लो। अम्मा जी तो इनके सामने ज़्यादा बोलती नहीं थी। बड़ी भाभी ने कहा, हम लोगों में से कोई आ जाएगा दीदी, पर जया के लिए इसरार मत करना। देखो अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। कोई बहुत तीखी सी बात मेरे होठों पर आ गई थी, पर मैं जब्त कर गई। इनके सामने तमाशा करने की हिम्मत नहीं पड़ी, और फिर कहने के फ़ायदा ही क्या था। बेकार अपना ही मूड खराब होता। हम लोग चलने लगे तो जया ने मुझे एक और बुलाकर कहा, दीदी मेरी एक बात रखेगी? कहो। मृणाल को दुल्हन के रूप में देखने का बहुत अरमान है। 10 मिनट के लिए ही सही उसे मेरे पास भेज सकेगी? ओह श्योर, मैंने कहा। उस समय उसका कंठ इतना भीगा हुआ था कि उसकी ओर भी विनती में टाल नहीं सकी। मन में बस यही कसक बनी रही कि जया नहीं आई, बाकी सारा काम आयोजन इतना सफल रहा जिसकी हमने कभी कल्पना ही न की थी। बाराती तो कुल जमा 25 ही थे, पर घरातियों की संख्या उनसे 10-20 गुना अधिक थी। मेरा स्टाफ था, मृणाल की सहेलियाँ थीं, अड़ोसी पड़ोसी थे, ढेर के ढेर रिश्तेदार, पर कहीं कोई बेइंतजामी नहीं हुई। मंडप की साज सज्जा से लेकर भोजन की व्यवस्था तक कहीं किसी को शिकायत का मौका नहीं मिला। दूल्हे के चुनाव को लेकर सभी ने हमें बधाइयाँ से लाद दिया। खुशी का वह भार मुझसे संभाले नहीं संभल रहा था। मृणाल तो उस दिन इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। जया की बात बार बार मन में आ रही थी, पर मौका ही न मिला। राजनी ब्राइडल मेकअप करवा के जब पीछे के दरवाजे से अंदर आ रही थी, तब बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। जयमाल के बाद तुरंत ही रिसेप्शन था। उसके बाद विवाह की सारी वैदिक रस्में निपटाते हुए रात के 2 बज गए। वे लोग इतनी रात को दूल्हा दुल्हन को लेकर होटल चले गए। वहाँ सुसज्जित ब्राइडल सूट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जया की इतनी सी बात न रखने का मुझे बहुत दुख हो रहा था। इसीलिए सुबह सवेरे नहा धोकर मैं होटल पहुँच गई। शहर के सबसे बड़े होटल में उन लोगों को ठहराया था। हमें 25 लोगों पर भी उनका खर्च भारी पड़ा था, पर ये बोले उन लोगों ने हमसे कुछ मांगा भी तो नहीं, फिर इंतजाम में कंजूसी क्यों करे। मान लो 200 बाराती लेकर आते तो तब तो धर्मशाला में ही हमारे पचखड़े उड़ जाते। गाड़ी से उतरते ही मैं सीधी मृणाल के कमरे में जाने वाली थी, पर संकोच हो आया। ठीक था, अब तो उसे हम अपनी मनमर्जी से हर कहीं नहीं ले जा सकते थे। उसकी सास ससुर से पूछना जरूरी था। सौभाग्य से वे जागे हुए थे। हमें देखते ही अचकचा गए। अरे आप लोग सुबह सुबह? जी बस देखने चले आए थे कि आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं। अरे नहीं जी, बिल्कुल 10 बजे खाना बिल्कुल तैयार रहेगा, आप लोग वहीं आ जाएं। हाँ बस अब सबको तैयार होने का फरमान भेजते हैं। एक रिक्वेस्ट थी। समधिन को इतना मक्खन लगाने के बाद मैंने असल बात शुरू की। कहिए। मेरी एक सहेली कल शादी में नहीं आ सकी थी। मृणाल को वह बहुत प्यार करती है। जाने से पहले 10 मिनट के लिए दोनों वहाँ हो आए तो उनका मन रह जाएगा। उसने बार बार कहलवाया है, लेकिन वे शादी में क्यों नहीं आए?
क्या बीमार है? हाँ, बस यही समझ लीजिए। दरअसल उसके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है। बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, इसका विवेक तो पुरुषों को कभी होता ही नहीं। दरअसल बात क्या है बहन जी, मैंने कहना शुरू किया पर चुप हो गई। जया की कहानी क्या इस तरह एक सांस में किसी को सुनाई जा सकती है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है मिसेस कुमार। अभी तो लड़की की हल्दी भी नहीं उतरी और आप उसे ऐसी जगह भेज रही हैं, अपने ही हाथों अपनी बेटी का असगुन कर रही हैं। आश्चर्य तो मुझे होना चाहिए था, मैंने तो कह दिया। बहन जी, आप तो यूरोप में 8-10 साल रह चुकी हैं, क्या आप भी इन चीज़ों को मानती हैं? यूरोप में रहने से क्या होता है? कोई हम अंग्रेज़ थोड़ी ही हैं, अपनी संस्कृति थोड़े ही छोड़ देंगे। मैं उनके कटे बोलों को, रंगे होठों को, तराशती बाहों को और अनावृत बाहों को देखती रही। विशेष सेवा में रत अपने पति के साथ मैडम ने सिर्फ चोला बदला था। मन तो अब भी वही घोर परंपरावादी था और घर परिवार में उनके इसी गुण की प्रशंसा होगी। फलाने की बहू इतने दिन फौरन रहकर आई हैं पर अपनी संस्कृति नहीं भूली। ये कौन सी संस्कृति है? समदिन जी ने शायद मेरे मनोभावों को पढ़ लिया था। खींचकर पत्नी से बोले, ये किस ढकोसलेबाजी में पड़ी हो? जाने दो बच्चों को, 2 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। पति की अवमानना करने की ताव शायद उनमें नहीं थी। बोली, उन्हें जगने तो दीजिए। फिर मुझसे बोली, आप तो उनके साथ जाएंगी ना? अगर आपकी सहेली इन लोगों को कुछ देने लगे तो आप अपने हाथ से दीजिएगा, उनसे मत दिलवाइएगा। जया कुछ देगी, यह तो निश्चिंत था। नए जोड़े को कोई खाली थोड़ी विदा कर देगा। उस समय क्या मुझसे निर्मल आज्ञा का पालन हो सकेगा? मैं जया को खुशी देने जा रही हूँ, उसका अपमान करने नहीं। तो रहने ही देते हैं। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई। आपने शंका उठाई है तो अब मेरा मन डबाडोल होने लगा है। वही तो, वे खुश होकर बोली, हम लोगों के इतने पुराने संस्कार हैं, वे सहज ही थोड़े ही हैं। पुरुषों को किसी भी चीज़ का विधि निषेध नहीं है, पर हम लोग इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। हर बात को 10 बार सोचना पड़ता है। उनका प्रवचन सुनकर पहली बार पछतावा हुआ। मृणाल के लिए घर ढूंढने में हमने कोई भूल तो नहीं की। मृणाल गई और घर एकदम सूना हो गया। मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, फिर भी भाएं भाएं कर रहा था। यही तो फ़र्क होता है। बेटे की शादी होती है तो घर खुशियों से भर जाता है, पर बेटी के साथ तो सारी रौनक ही विदा हो जाती है। करने को तो अब भी कितने काम थे, पर पहले वाले उत्साह का कहीं अस्मात्र भी शेष न था। 4-5 दिन बाद फोटोग्राफर एल्बम बनाकर दे गया तो मुझे जैसे एक खिलौना मिल गया। मैं घंटों बैठी अपनी लाडली को निहारती रही, हर आने जाने वाले को दिखाती रही। उस दिन भीड़ भाड़ में तो मैं किसी को ठीक से देख ही न पाई थी। मेरे मन मस्तिष्क पर तो मृणाल और किशोर छाए हुए थे, पर अब फुर्सत से बैठकर मैं सबका मुआयना कर रही थी और सहसा मेरी आंखें जया की भाभी पर अटक गई। उस दिन केवल उसके छोटे भाई और भाभी ही आए थे। वे भी खाने के लिए नहीं रुके, बस लिफाफा पकड़ाकर चले गए थे। कैमरे में उन्हें वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कैद कर लिया था। भाभी की साड़ी देखकर मेरे मन पर सांप लौट गया। यह साड़ी थी जो हम लोगों ने पिछले वर्ष बेंगलुरु से खरीदी थी। पिछले वर्ष कॉलेज की ट्रिप दक्षिण भारत गई थी। पूरे रास्ते हम लोग साड़ियाँ और नग वाले गहने खरीदते रहे। जया ने गहरे हरे रंग की कांजीवरम खरीदी थी, जिसका लाल और सुनहरी बॉर्डर था। उसने कहा था, दीदी इसका उद्घाटन मृणाल की शादी में करेंगे। जया ने वही किया था। मृणाल की शादी में भाभी को वही साड़ी पहनाकर भेज दिया था। अच्छा हुआ जो उस दिन मेरा ध्यान नहीं गया, नहीं तो मूड इतना ख़राब होता कि बस। तो क्या जया अब वह साड़ी कभी नहीं पहनेगी? वैसे मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी में नहीं आई तो न सही, पर बाद में तो आ सकती थी। क्या उसे एल्बम देखने का भी चाव नहीं रहा, या कि वह मुझ पर नाराज़ है?
पर मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी कि मैं मृणाल को उसके पास क्यों नहीं भेज सकी। पूरे 1 महीने की छुट्टी के बाद दोबारा कॉलेज जाते हुए मन खुशी से सराबोर था। पहले ही दिन शादी का एल्बम साथ लेकर जाना मैं नहीं भूल। स्टाफ रूम में दिन भर अच्छा शगल चलता रहा। मुझे लोगों ने दोबारा बधाइयाँ से लाद दिया, तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मैं भीतर ही भीतर पुलक से भर उठी, पर जया को देखते ही सारी खुशी को पाला मार गया। उसने तो सचमुच जैसे वैराग्य धारण कर लिया था। मुझे तो उसके पास बैठकर बात करने में भी संकोच होने लगा। मैं तो उससे लड़ने का इरादा लेकर आई थी। मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी थी, पर दोनों ही बातें न हो सकी। उसके सूखे और रूखी वेशभूषा में अभ्यस्त होने में मुझे 4-5 दिन लग गए। उसके बाद मैंने कहा, जया, बाज़ार कब चलना है? किस लिए? चंदेरी साड़ी लेनी है ना? अरे दीदी, मैं तो मजाक किया था, लेकिन मैं तो मजाक नहीं समझा था। अब आप क्या लड़की की शादी की साड़ियाँ बांटती फिरेंगी? रहने दीजिए, गौतम की शादी में सोचेंगे। लड़का हो या लड़की, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों की शादी में माँ बाप को खुशी तो होती ही है। और फिर लड़के का क्या ठिकाना, कल को कनाडा में एक मेम ले आए और कहेगा, मम्मी यह रही तुम्हारी बहू, तब क्या होगा? मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। मेम बहू आएगी तो क्या आप हमें साड़ी नहीं देंगी? फालतू बातें बंद। यह बताओ बाज़ार कब चलना है? अभी रहने दीजिए दीदी, अभी बाज़ार जाती क्या मैं अच्छी लगूंगी? जया, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैंने कहा, कहना तो और भी बहुत कुछ चाहती थी, पर चुप रह गई। सचमुच इस लड़की को क्या होता जा रहा है? कपड़े तो जैसे भी पहन रही है ठीक है, पर शरीर भी तो सूखता चला जा रहा है। ब्लाउज झूल रहे हैं, गालों की हड्डियां निकल आई हैं, आंखों के इर्द गिर्द स्याह घेरे बन गए हैं। क्या रातों को नहीं सो पाती? क्या इसने खाना पीना छोड़ रखा है? पहले वाली बात होती तो मैं चुटकी ले लेती। जया, लगता है मरने वालों का गम तुम्हें सचमुच खाए जा रहा है। पर अब आपस में न तो वह संवाद रह गया, न जया के बुझे बुझे चेहरे को देखकर यह सब कहने का साहस होता। उस दिन कैलेंडर की तारीख बदलते हुए याद आया, आज तो जया का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन हर साल मैं ही मनाती थी, कुछ न कुछ उपहार भी देती थी। इस बार का उपहार तो यही था। जब मेरे बार बार कहने पर भी नहीं मानी, तो एक दिन मैं खुद ही जाकर उसके लिए साड़ी ले आई। चंपई रंग की खूबसूरत चंदेरी थी, जिस पर रुपहले बेल बूटे थे। यह जया का प्रिय रंग था। मैंने गुलाब जामुन सुबह ही बनाकर रख दिए। पंडित जी को दही बड़ों के लिए कह दिया। सोचा और कुछ गरम मैं आकर बना लूँगी। उस दिन के लिए इनसे गाड़ी मांग ली। सोचा गाड़ी में डालकर साथ ही ले जाऊंगी। उसे खिला पिलाकर यहाँ से साड़ी पहनाकर ही भेजूंगी। उसका यह आवरण वैराग्य अब मुझे झेला नहीं जा रहा था। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। वह अपने आप तो इस कथित को शोक से उबर नहीं पाएगी। पर कॉलेज जाते ही मुझे निराशा पड़ा। उस दिन फिर उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई हुई थी। मेरी सारी व्यूह रचना व्यर्थ होकर रह गई। क्या करती? यह लड़की हर 2 दिन बाद गायब हो जाती। स्टार रूप में मैंने अपनी झल्लाहट उतारते हुए कहा, इसे नौकरी वोकरी करनी है कि नहीं? आपको नौकरी की पड़ी है मिसेस कुमार, वहाँ लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं। मिसेस माधुर का यह फिक्रा इतना अप्रत्याशित था कि मैं जड़ होकर रह गई। विश्वास न हो तो मिसेस गुप्ता से पूछ लो। मैंने मिसेस गुप्ता की ओर देखा तो वह बुरी तरह झेप गई। बेचारू गऊ महिला है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ती। पता नहीं मिसेस माधुर ने उन्हें कैसे लपेट लिया। बताइए ना मिसेस गुप्ता, आप इतना डरती क्यों हैं? कोई आपने चोरी की है? मिसेस माधुर ने उन्हें उकसाया तो वे बड़े दयनीय स्वर में बोली, भाई हमें तो ठीक से मालूम नहीं, हमने तो सुना भर है। वही तो पूछ रहे हैं, क्या सुना है? हमारे सामने अस्थाना साहब एडवोकेट हैं, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने दावा किया है। कैसा दावा? यही प्रॉपर्टी के लिए।
हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए मिस वाजपेयी ने दावा किया है। अपने आप को मिस कहती है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है। ये मिसेस मालवीय थी। इम्पॉसिबल, बड़ी देर बाद मेरे मुंह से निकला। जया कभी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकती। मिसेस माथुर बोली, अपने बच्चों की शादी जरूर कर दी है, पर दुनियादारी के मामले में आप स्वयं अभी बच्ची हैं। आप नहीं जानती कि पैसे का मोह आदमी से क्या क्या करवा लेता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में अच्छों की नकाब उतर जाती है। लेकिन जया पैसे की भूखी नहीं है। वह खुद 2500 रुपये महीना कमा रही है, और 1000 और लाख में फ़र्क क्या होता है मिसेस कुमार। पर मैं कहती हूँ, इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है। मिस रायजादा बोली, अगर वह उस शख्स के नाम पर 20 बरस तक धुनी रमाकर बैठी है तो उसका प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है। वह अपने जायज़ हक के लिए लड़ रही है। बात जायज़ या नाजायज़ हक की नहीं है मिस रायजादा, मैंने संजीदा होकर कहा। प्रश्न तो यह है कि जिस बंधन को उसके मन ने कभी स्वीकारा ही नहीं। मन जरूर स्वीकार करता, मिसेस माथुर बोली। अगर मन यह पहले जानता कि आसामी 5 लाख का है तो वह सारे बंधन स्वीकार कर लेता। 5 लाख? जी हाँ, जया के ससुर इस बेटे के नाम 5 लाख फिक्स छोड़ गए हैं। व्यवस्था यह थी कि इस रकम का ब्याज उन लोगों को मिलता रहेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। अब तक ऐसा ही होता रहा है। तीनों भाई बारी बारी से उसे संभालते रहे, लेकिन उसकी मृत्यु ने अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी रकम का वारिस कौन होगा? वैसे लीगल राइट तो जया का ही बनता है, मिस रायजादा ने कहा। अरे, वे लोग आपस में फैसला कर लेंगे, पर इसे एक कौड़ी भी नहीं देंगे, देख लेना। सुना है इन लोगों ने नोटिस भेजा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो उस आदमी की मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं लगती। स्टाफ रूम में फिर मृत्यु के कारणों की चर्चा चल पड़ी। कई तर्क तुकर्क उछाले गए, पर मेरा मन उस बातचीत से बहुत दूर चला गया था। जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, पर इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। उस शाम मैं अपने को ठेल ठाल कर उसके घर ले गई। वहाँ जाने की अब पहली सी ललक मुझ में नहीं थी। उन लोगों का स्वागत भी अपेक्षाकृत ठंडा था। मुझे लगा कि यह संबंध अब बहुत दिनों तक ढोया नहीं जा सकेगा। जया हस्ब मालूम अपने कमरे में थी। साड़ी का पैकेट उसकी गोद में रखते हुए कहा, जन्मदिन की एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। ओह दीदी, उसने कहा और उसकी आंखें छलछला आई। यह घर पर तो सब लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी को ऐसी छोटी सी बात का होश ही नहीं है। पर मैं जानती थी आप नहीं भूलेंगी, इसीलिए कॉलेज नहीं आई। बहुत मेहरबानी। आप यह सब क्यों लाई हैं? आपका तो आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। आपके इस स्नेह ऋण से तो मैं कभी उभर ही ना पाऊंगी। धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ चुकी। अब जरा खोलकर भी देख लो। उसके कांपते हाथों के पैकेट खोला और विस्मय मुग्ध होकर देखती रह गई। कुछ देर तक तो साड़ी को गोद में रखकर उसकी मुलायम सतह पर हाथ फेरती रही, फिर उसे गालों से लगाकर उसकी रेशमी छुअन को अपने भीतर समोती रही। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी। लग रहा था जैसे वह बरसों बाद किसी अपने से मिली हो। कुछ देर तक वह कमरे में मेरी उपस्थिति को भूल ही गई थी। सुनो जया, कल तुम यह साड़ी पहनकर कॉलेज आओगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा वैराग पर्व अब समाप्त करना ही पड़ेगा। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही और एकदम विकल पड़ी। दीदी, मरने वाला अपने साथ मेरे पहनने ओढ़ने का सुख भी ले गया। अब यह साड़ी मेरी किसी काम की नहीं। और वह भरभरा कर रो पड़ी। पति की मृत्यु के 2.5 महीने बाद जया का बांध टूटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सांत्वना कैसे दूं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके दुख की जाति क्या है। मैं सिर्फ उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने उसे चुप कराने का भी प्रयास नहीं किया। इतने दिनों से संचित आवेग का बह जाना ही ठीक था। बहुत देर तक रो लेने के बाद वह कुछ हल्की हो आई। बड़े ही तरल स्वर में उसने कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हो दीदी
तो एक सफ़ेद चिकन की साड़ी लाकर दीजिएगा। खुद जाकर खरीदने का साहस मुझे नहीं है। तो तुम अब सफ़ेद साड़ी भी पहनोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल टेनोपॉल काइट साड़ी। उसे पहनकर औरत देवी लगती है। उसे देखकर दया भी उपजती है और श्रद्धा भी। मैंने ध्यान से सुना। उसकी बातों में वह पुरानी जया फिर से झांकने लगी थी। शायद जी भरकर रो लेने से मन बड़ी उदासी की परत धुल गई थी। मैंने फिर उसी मूड में उत्तर दिया, खबरदार, जो कॉलेज में सफ़ेद साड़ी पहन कर आई, मैं गेट के भीतर कदम नहीं रखने दूंगी। कॉलेज ही नहीं दीदी, मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ। वहाँ तो सफ़ेद साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। अगर असहाय निराश्रित विधवा का रूप नहीं धरूंगी तो जज साहब पसीजेंगे कैसे? कितनी आसानी से बेतुल्लुकी से वह इतनी बड़ी बात कह गई थी। उसके माथे पर सिकन तक नहीं आई। मुझे वितृष्णा सी होने लगी। क्षण भर पहले ममता से उगमता मेरा मन ठाठ हो आया। तो मैंने जो सुना है वह सच था क्या? इसीलिए यह नाटक हो रहा था? नहीं दीदी, अब तक जो हुआ वह लोकाचार था। नाटक तो अब मैं करूँगी, आप देखते जाइए। जया, गुस्से के मारे मेरे मुंह से शब्द भी न निकल सके। आप यही कहना चाहती हैं ना कि जिसके सुख दुख में मैंने कभी हिस्सा नहीं बटाया, उसकी संपत्ति में हिस्सा क्यों मांग रही हूँ? जिसका नाम कभी मैंने अपने नाम के साथ नहीं जुड़ने दिया, उसके वारिसों की लिस्ट में नाम क्यों लिख रही हूँ? आप यही कहना चाहती हैं ना? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जरा से रुपयों के लिए तुम अपने आत्मसम्मान को ताक पर क्यों रख रही हो? क्या आप सोचती हैं मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? तो किसकी मर्जी से कर रही हो? और मर्जी किसी की भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? करने वाली तो तुम हो। मजबूरी है दीदी, कभी कभी मनुष्य को ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसके लिए मन गवाही नहीं देता। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी यह है कि इस मन के परे भी एक दुनिया है जिसमें माँ है, भाई भतीजे हैं, भाभियाँ हैं। वे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि समय के साथ चलना सीखो। अम्मा कहती है कि तुम्हें भाइयों के पास ही रहना है, तो उनकी होकर रहो, उनके मन की करो। और भाई कहते हैं दीदी, कितना आदर्श परिवार था हमारा। लोग घर की बहू बेटियों के सामने हमारे घर की मिसाल रखते थे। कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, पर हमारे यहाँ कभी चक चक नहीं हुई। सास बहू, ननद भौजाई, देवरानी जेठानी, इनके बीच कभी तकरार नहीं हुई। बहुत अमीर तो हम कभी नहीं थे, पर दाल रोटी आराम से चल जाती थी और सब उसमें खुश भी थे। पर इधर कुछ दिनों से असंतोष का लावा सा फूट पड़ा है। पता नहीं कितनी अतिरिक्त इच्छाएं एकदम सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं। बड़ी भाभी दिन रात बिसूरती रहती हैं कि पैसों के अभाव में महिमा की शादी अच्छी जगह नहीं हो सकी। अब कम से कम अड़िमा के लिए ही अच्छा घर-वर जुटा। छोटी भाभी कहती हैं कि मयूर के इंजीनियरिंग के एडमिशन नहीं हुआ तो शायद आत्महत्या कर लेगा, पर भैया के पास कंपटीशन की फ़ीस के पैसे कहाँ हैं? छोटे भैया का इस दबड़े में दम घुट रहा है और वे शहर से बाहर अच्छा सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बड़े भैया कहते हैं कि पैसों की सुविधा हो जाए तो इस घर की काया पलट कर देंगे, और इन सब कर्मों के लिए तुम्हें बरेली वालों का रुपया चाहिए, यही ना? हाँ, और भैया कहते हैं कि तुम किसी से भीख नहीं मांग रही हो। आखिर तुमने 20 साल तक तपस्या की है। ये तपस्या की बात तुम्हारे गले से उतरती है? न उतरे तो उपाय क्या है? आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। तुम इतनी निरुपाय हो रही हो जया। अच्छी खासी नौकरी करती हो। नौकरी सिर्फ रोटी देती है दीदी, पर हिंदुस्तानी औरतों को एक सुरक्षित छत चाहिए, फिर चाहे वह पिता की हो या अथवा भाई की, पति की हो अथवा बेटे की। इसीलिए तो इस लड़ाई में अम्मा भी मेरे साथ नहीं है। इस चौथेपन में वे बेटों से बिगाड़ नहीं कर सकती। आखिर वे ही तो उन्हें मुखाग्नि देंगे। मेरा क्या है? मैं तो महज एक लड़की हूँ जो जन्म लेते ही परिवार पर भार बन जाती है। आई एम सॉरी जया, मैंने उठते हुए कहा। तुम्हारी परेशानियों को तुमने ज़्यादा कौन समझ सकता है? मैं तो यूँ ही कुछ न कुछ कहती रहती हूँ। मेरे भाषण का बुरा न मानना। वह मुझे छोड़ने नीचे तक आई,
पर हम दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। बैठक से गुजरते हुए देखा, घर के लगभग सभी सदस्य वहाँ उपस्थित हैं और गर्मा गर्म बहस चल रही है। जया, जरा इन लोगों की हिम्मत तो देखो, बड़े भैया एक कागज नचाते हुए बोले। क्या हुआ? अरे वे लोग तो तुम्हारी शादी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लिखते हैं कि हिंदू विवाह नियम के अनुसार फेरों के बाद ही विवाह पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। जयमाला कोई वैदिक विधान नहीं है, यह तो मात्र एक परंपरा है। मैं 10-11 खड़े कर दूंगा कि फेरे हुए थे। छोटे भैया ने जोश में कहा। तो क्या वे लोग 100 गवाह नहीं ला सकते? आखिर 5 लाख का मामला है। जया की इस व्यंग्योक्ति पर छोटे भैया चकित होकर उसे देखते रह गए। तुम्हारी सास के मरने पर अपने यहाँ चिट्ठी आई थी। पिताजी की पुरानी फाइलों में वह अभी भी मिल जाएगी। हम उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। अगर हमारा कोई संबंध नहीं था तो हमें सूचना क्यों भेजी गई? बड़े भैया की दलील बड़ी जोरदार थी, पर जया के पास भी नहले पर दहला था। अगर वे सचमुच मेरी सास थी तो मैं उस समय बरेली क्यों नहीं गई? सास के बाद मेरे ससुर भी शांत हुए थे, उनकी खबर क्यों नहीं आई? उनके बेटे के बारे में भी हमें तीसरी जगह से पता चला, उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? यही तो जालसाजी है। इसी पॉइंट पर तो हम उन्हें धर लेंगे। और अगर वे पूछे कि मैं अब तक मिस वाजपेयी क्यों हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा सर्विस रिकॉर्ड, जीपीएफ, बैंक अकाउंट सब तो इसी नाम से है। अरे तू तो जीहर पर उतर आई। बड़े भैया एकदम गुस्सा आए। जीहर कर भी रही हूँ तो किसकी तरफ से, यह तो देखो। मैं अपनी तरफ से जीहर कर रही हूँ छोटे भैया, जया ने आवेश में भरकर कहा। 39 साल की हो गई हूँ मैं, कभी तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ यही कि बस बहुत हो चुका, अब मेरी ज़िंदगी की खिलवाड़ मत कीजिए। हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसे और क्या नाम दूँ? मेरे लिए सारे निर्णय आप लोग ही लेते रहे हैं। कभी मुझसे पूछा तो होता कि मेरी मंशा क्या है? आप लोगों की हठकर्मी ने मुझे ससुराल नहीं जाने दिया। वहीं सुख दुख में जैसे भी होता मैं जी लेती। इसका ज्ञान तो हमें घुट्टी में ही पिलाया जाता है। वही रहती तो यह आज की समस्या न उठती। उस समय आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि इतनी पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे काटूंगी। बाबूजी की जिद ने मुझे दूसरी शादी नहीं करने दी, नहीं तो आज मैं कहीं अपनी छोटी सी गृहस्थी लेकर चैन से जी रही होती। अब आप फिर मेरा तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं। अब आप सबूत जुटाएंगे और कोर्ट दर कोर्ट साबित करते फिरेंगे कि मैं सचमुच मरने वाले की ब्याहता पत्नी हूँ। जिस गति से इस देश में दीवानी मुकदमे चलते हैं उससे जाहिर है इसमें सालों जंग लग जाएंगे। तब तक मेरा वजूद क्या होगा बताइए तो? मैं कुंवारी हूँ या विवाहिता, विधवा हूँ या परिपक्वता? सबको जैसे काट मार गया था। कमरे में इतने लोग थे पर जया के स्वर की धार ने सबको गूंगा कर दिया था। बड़े भैया, उसने अश्रु विलिंग कंठ से कहा, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आप चाहे तो मेरी सारी पेंशन, जीएफ, सीपीएफ अपने नाम लिखवा लीजिए, पर मुझसे ऐसा कोई काम न करवाइए कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मुझ पर इतनी मेहरबानी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दीदी, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा तो मुझे होश आया और शर्म भी। उस पारिवारिक ड्रामे की मूक दर्शक बनी मैं अब तक वहीं खड़ी थी। सॉरी जया, मैंने बाहर निकलते हुए कहा, मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। भाभी लोग पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मुझे मालूम है वे क्या सोच रही हैं और उनका सोचना बिल्कुल ठीक है। आज आप साथ थीं, इसीलिए मैं इतना खुलकर बोल सकी, नहीं तो शायद फिर से होठ सी लेती और अपने में ही घुलती रहती। और फिर एकाएक तरल स्वर में बोली, दीदी अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती तो आप पर भरोसा कर सकती थी ना, निराश नहीं करोगी। जया, मैंने उसका कंधा छूकर कहा, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं थे। तुम ही उधर का रास्ता भूल गई थी। आपको नहीं भूल सकती। आपसे बढ़कर मेरा अपना है ही कौन? आपने ही तो मेरे जीवन में दोबारा रंग भरने की कोशिश की है। औरों को तो चेहरे भी इस समय पहचाने नहीं जा रहे हैं।
इतनी ज़्यादा भावुकता मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने तुरंत हाथ दिखाकर एक रिक्शा रोक लिया और उसमें बैठते हुए सहज ढंग से पूछ लिया, तो फिर कॉलेज आ रही हो ना? बिल्कुल आ रही हूँ, और आपकी दी हुई साड़ी पहन कर आ रही हूँ। जनता से कहिए ज़रा होशियार रहे। उसने अपने वही पुराने अंदाज में कहा। मेरी शाम सार्थक हो गई थी। तो ये थी मालती जोशी की कहानी मोरी रंग दे चुनरिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।